नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजों को हम सिर्फ दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जी हाँ, धातु और अधातु। तो चलिए आज इन्हीं के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। जहां भी हैं, जरा अपने आसपास देखिए। क्या दिख रहा है? कुर्सी, मेज, फोन, इनमें से कौन सी चीज धातु है और कौन सी अधातु? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। याद है स्कूल के दिन जब हम सिर्फ चीजों को देखकर या छूकर ही पता लगाने की कोशिश करते थे कि भाई ये मेटल है या नॉन मेटल? देखिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो काफी सीधा साधा है। एक तरफ है धातुएं जो ज्यादातर कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं और जिनमें से गर्मी या बिजली आसानी से गुजर जाती है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है अधातुएं जो अक्सर नाजुक यानी भंगुर होती हैं, उनमें कोई खास चमक नहीं होती और वो बिजली गर्मी के अच्छे दोस्त नहीं होते। तो अगर हम धातुओं की बात करें तो हाँ, वो कठोर और चमकीले तो हैं ही, पर इनकी दो ऐसी खासियतें हैं जो इन्हें बहुत स्पेशल बनाती हैं। पहली है मेलिएबिलिटी, मतलब इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। और दूसरी है डक्टिलिटी, यानी इन्हें खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये गर्मी और बिजली के कितने अच्छे कंडक्टर होते हैं। और अब बात अधातुओं की। जैसा मैंने कहा, ये कहानी के दूसरे सिरे पर हैं। ये ज्यादातर ब्रिटल होते हैं, मतलब जरा सा जोर लगाने पर टूट जाते हैं। दिखने में भी डल होते हैं, कोई शाइन नहीं। और हाँ, ये गर्मी और बिजली को बहने का रास्ता बिल्कुल नहीं देते। तो इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सोचिए घर में रखी लोहे की कढ़ाई के बारे में। क्या है? कठोर है, चमक भी है और गर्मी को फटाफट खाने तक पहुंचाती है। तो ये हो गई धातु। अब सोचिए कोयले के बारे में। हाथ में लेते ही टूट जाता है, कोई चमक नहीं। तो ये क्या हुआ? एक अधातु। सिंपल। अच्छा, ये तो हो गई बाहर से देखने दिखाने वाली बातें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम इनके अंदर झांकते हैं, इनके केमिकल बिहेवियर को देखते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि ये ऑक्सीजन से कैसे मिलते जुलते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी कोई धातु, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे सोडियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, जो कि बेसिक होता है। और अधातुओं के केस में कहानी ठीक उल्टी हो जाती है। जब कोई नॉन मेटल जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो रूल एकदम सीधा है, मेटल से बनेगा बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल से बनेगा एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मन में आता है, क्या सारे मेटल्स एक ही स्पीड से रिएक्ट करते हैं? मतलब क्या लोहा और सोना एक ही तरह से बर्ताव करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसे हम अभिक्रिया की सीढ़ी भी कह सकते हैं। इस रिएक्टिविटी को समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है ये देखना कि ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर जो एक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो एसिड से मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये रही वो सीढ़ी। देखिए, सबसे ऊपर कौन बैठा है? पोटेशियम, सोडियम। ये हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। और जैसे जैसे हम इस सीढ़ी से नीचे उतरते जाते हैं, इनकी रिएक्ट करने की पावर कम होती जाती है। और सबसे नीचे हमें मिलते हैं कॉपर और सोना, जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। और पता है, यही सीढ़ी हमें रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी पहेली का जवाब देती है कि सोना और चांदी हजारों साल बाद भी क्यों चमकते रहते हैं। क्योंकि वो इस लिस्ट में बहुत नीचे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोहा, जो इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, जरा सी हवा और नमी मिली नहीं कि जंग खाना शुरू कर देता है। तो अभी तक हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, पर अब हम असली सवाल पर आते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इस क्यों का जवाब छिपा है इनके सबसे छोटे हिस्से, यानी इनके एटम्स के अंदर।
देखिए, धातुओं के जो एटम होते हैं ना, वो बड़े दानी किस्म के होते हैं। उनके पास जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे खुशी-खुशी दान कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। और केमिस्ट्री का नियम है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम कहते हैं कैटायन। और नॉन मेटल्स, वो इसके ठीक उलट हैं। वो दानी नहीं बल्कि लेने वाले होते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन हासिल करना पसंद है। और जब कोई एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, और इसे हम कहते हैं एनायन। और बस यही है असली राज। धातुओं के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दान कर देने की यही आदत, यही उन्हें बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर बनाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ते हैं वो बहने लगते हैं, और इसी बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो हम करंट कहते हैं। अधातु अपने इलेक्ट्रॉन्स को कसकर पकड़कर रखते हैं, इसलिए करंट बह ही नहीं पाता। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर एटम के अंदर के सीक्रेट्स तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया। पर इस सारी जानकारी का हमारी असल जिंदगी में क्या काम है? मतलब सो व्हाट? चलिए अब इसे ही देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल है। हम सब ने अपने घरों में बिजली के तार देखे हैं, पर कभी सोचा है कि वो ज्यादातर कॉपर यानी तांबे के ही क्यों बने होते हैं? इसका जवाब अब हमारे पास है, क्योंकि कॉपर एक मेटल है। और हमने अभी-अभी क्या सीखा कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को बहने का रास्ता देते हैं। कॉपर ये काम बहुत अच्छे से करता है, इसीलिए वो बिजली का एक शानदार कंडक्टर है और तारों के लिए बेस्ट चॉइस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो स्टील का क्यों होता है? इसका जवाब भी हमें मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी में मिलता है। स्टील क्या है? लोहे का एक बहुत मजबूत अलॉय, और मेटल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग होता है। यही मजबूती उसे सिलेंडर के अंदर के हाई प्रेशर को सेफली झेलने में मदद करती है। और शायद यही इस सारी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे है। देखिए, साइंस तब तक बोरिंग लगता है जब तक वो सिर्फ किताबों में बंद हो। जिस पल हम उसे अपने आसपास की चीजों में पहचानने लगते हैं ना, उसी पल वो मजेदार बन जाता है। तो अगली बार जब कोई भी चीज हाथ मिले, चाहे वो पानी की बोतल हो, दरवाजे का हैंडल हो या अपना फोन, एक सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, ये मेटल है या नॉन मेटल, और क्यों? यकीन मानिए, इस एक छोटे से सवाल से हमारे चारों ओर की दुनिया अचानक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी।